सो गाइज वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम करेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज 9 अगस्त का, जो कि है मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर्स। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो इंडेक्स बेस हमें अरे दे रखा है और एक इंटीजर पी दे रखा है। हमें ऐसे इंडिसेस का मैक्सिमम डिफरेंस का मिनिमम निकालना है और उस मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन सुनने में काफ़ी ट्रिकी लग रहा होगा, बट इसका सिंपल मीनिंग है कि जैसे अगर हम इसमें से कोई भी दो पेयर लें, जैसे यहाँ पे टू पेयर है, तो 10 और 1 एक पेयर मान लिया हमने और दूसरा पेयर मान लिया 2 और 7, और हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, तो नेगेटिव में वैल्यू आने का सवाल ही नहीं होता। और दूसरा, हमें अगर हमने एक बार एक इंडेक्स यूज़ कर लिया तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब, एक बार ये वन यहाँ पे यूज़ हो गया तो यही वाला वन इसके साथ दोबारा पेयर नहीं कर सकता मैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इनका डिफरेंस है जो कि आएगा 9 और इसका डिफरेंस आएगा 5, -5 आएगा वैसे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेने तो +5 हो जाए। अब ये तो हमारा मैक्सिमम आ गया। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 9 है। सिमिलरली अब ये हो गया। अब हमारे पास अगला पेयर मान लेते हैं 1 3 बन गया हमारा। 1 3 बन गया तो इसका डिफरेंस कितना आया? इसका डिफरेंस आया 2। तो बेसिकली यहाँ पे एक और पेयर होना चाहिए था, या फिर हम इन्हीं को आपस में कंपेयर कर सकते थे कि जैसे मान लेते हैं दूसरा पेयर हमारा था, लेट्स से 1 और 7, तो इनका डिफरेंस आया 6। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 6। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन है? वो हमारा आंसर होगा, जो कि है 6। बट इस केस में तो आंसर 1 है। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे पेयर पॉसिबल है। तो हर टाइम हमें चॉइसेस मिल रही हैं। तो बेसिकली अगर हम 10 ले रहे हैं तो उसके बाद हमें चॉइस है कि हम इसके साथ 1 को लें या 2 को लें नेक्स्ट एलिमेंट, या फिर 7 को लें, या फिर 1 को लें। तो ऐसे हर एलिमेंट के साथ हमारे पास चॉइस अवेलेबल है कि हम किसे लें। तो ऐसा एक हमारा रिकर्सिव ट्री बनता जाएगा। तो अगर ये रिकर्सिव ट्री बनेगा तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमारी 2 की पावर n हो जाएगी। 2 की पावर n, या फिर लेट्स से n की पावर n, क्योंकि हर के साथ चॉइस मिलती जा रही है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं है। तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको कहेगा इसको ऑप्टिमाइज करें। तो ऑप्टिमाइज करें कैसे? तो पहली चीज़ जो देखने की है, जब भी ये मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, तो ये आपके बाइनरी सर्च को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं ट्राई करूंगा लिंक करने का, लेकिन जब भी मिनिमम मैक्स की बात हो रही है तो हम बाइनरी सर्च की तरफ जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में अब हमें पता कैसे चला कि बाइनरी सर्च लगाना है, उस इंट्यूशन पे पहुंचेंगे कैसे? तो जब भी हमें कुछ फाइंड करना होता है, तो अगर पॉसिबल हो हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑल पेयर्स देख सकते हैं, सारे पेयर देख सकते हैं, तो ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो अगर हम इसे सॉर्ट कर लें तो हम डिफरेंस ऑफ पेयर्स कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना है। तो बेसिकली अगर मैं इसे सॉर्ट करूं, 1 2 1 1, 2 टाइम्स 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 7 है, एंड देन 10 है। तो बेसिकली ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जैसे इस इंडेक्स पे हूँ, अगर मैं 10 और 1 का डिफरेंस लूंगा वो तो बहुत बड़ा आएगा, बट हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर मिनिमम हो। तो जैसे 1 और 1 का डिफरेंस हुआ 0, 2 और 3 का डिफरेंस हुआ 1, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1 है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 7 और 10 का डिफरेंस आया 3, और 1 और 3 में से क्या बोलते हैं छोटा कौन है? जो फाइनल मिनिमम आंसर होगा वो हमारा 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 दे रखा है। तो ऐसे कुछ भी पेयर बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे सॉर्ट नहीं करता तो हमें पता नहीं चलता कि कैसी वैल्यू मिनिमम करनी है। तो सॉर्ट से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं देखूँ 10 और 7 का डिफरेंस 3 है और 7 और 3 का डिफरेंस है 4, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी आई इंडेक्स पे या तो उसके आगे वाले से कंपेयर करो या उसके पीछे वाले से, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी डिफरेंस की। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो मैं मिनिमम पॉसिबल पेयर निकाल सकता हूँ। मतलब मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है पेयर्स में से और फिर उसको मिनिमाइज करना है। इन दो पेयर में से 0 और 1 वैल्यू आई, तो उसमें से मैक्सिमम 1 है, और यहाँ पे 7 10 है, उसका 3 वैल्यू आया। दूसरा पेयर मान लेते हैं 6 एंड 9 है, तो इसका वैल्यू भी 3 आया। तो 1 और 3 में से हमारा मिनिमम कौन सा है? वो हमारा आंसर है। 3 और 3 में से तो 3 सेम होगा, तो आंसर यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे हमें कंपेयर करना है पेयर्स को। तो अब इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च में कैसे लगाएं? तो अगर हमने एक बार क्वेश्चन को सॉर्ट कर लिया तो बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब बाइनरी सर्च कैसे लगेगा उस पर थोड़ा टाइम दे के सोचिए और फिर वापस आइए वीडियो पे। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब आगे देखा जाए तो हो क्या रहा है। बेसिकली हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है पेयर की और हमने सॉर्टिंग कर ली है।
तो उससे एडवांटेज क्या मिला? एडवांटेज ये मिला कि हम हर बार चेक कर सकते हैं कि हमें ये पेयर बनाना है या नहीं बनाना है। कहने का मतलब अगर मैं इसे सॉर्ट करूं जो कि 1 2 3, यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे एक 10। तो अगर मेरे पास ये अरे अवेलेबल है तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं एक काम करूँगा, मैं अपना मिनिमम डिफरेंस ना पहले ही कह दूंगा कि मान लो 0 है, और मैं चेक करूँगा कि क्या 0 मिनिमम डिफरेंस अवेलेबल है? तो यहाँ से आ गया हाँ यार 0 अवेलेबल है, और फिर ये इन दोनों का पेयर बनेगा तो 1 आ गया। तो मैंने देखा कि 0 अवेलेबल है, बट यहाँ पे एक पी वैल्यू भी दे रखी है जो कि 2 थी, कि हमें 2 पेयर बनाना है। तो 0 तो अवेलेबल है, लेकिन 0 जैसा एक और अवेलेबल नहीं है। तो ये मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा। तो अब होगी ये वैल्यू 1। अब मैं देखूंगा 1 से छोटी या 1 के इक्वल वैल्यू है या नहीं। तो 1 से छोटी वैल्यू 0 अवेलेबल है, 1 भी अवेलेबल है, तो मैं रिजल्ट में स्टोर कर सकता हूँ कि हाँ यार, कि 1 मेरा एक पॉसिबल मिनिमम डिफरेंस हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई, तो मैं इसको आगे बढ़ा के भी चेक कर सकता हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं। जैसे अगर मैं देखूँ 2, 2 या 2 से छोटी वैल्यू अवेलेबल है, हाँ। बट ऐसे में हमें पता कैसे चलेगा पेयर कौन से बनाने हैं? या तो मैं इन दोनों का पेयर बना सकता था, या मैं ये भी तो कर सकता था कि 1 1 2 3 7 10 है, तो मैं इन दोनों का पेयर बनाता तो 1 आता, इन दोनों का पेयर बनाता तो 4 आता, और इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो 4 तो मेरा आंसर नहीं है ना। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, कि हम देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो अब तो हमारे कंस्ट्रेंट्स क्वेश्चन में 10 की पावर 9 तक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बाइनरी सर्च 10 की पावर 9 तक लाएंगे। तो बेसिकली अगर हमने इसे सॉर्ट कर लिया तो हमारी जो मैक्सिमम रेंज होगी, स्टार्ट तो हमेशा बाइनरी सर्च में 0 से शुरू होता है, बट जो एंड होगा वो कहाँ हो सकता है? वो हो सकता है सॉर्टेड है तो फर्स्ट और लास्ट, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस। तो एंड हमारा 9। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो पॉसिबल होगा इस पूरे एरे में वो 9 है, बट हमें निकालना है मिनिमम, और मिनिमम 0 हो सकता है। तो उस रेंज के अंदर हमें निकालना है कि है का। तो अब इस पे बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो इसको करने के लिए हम शुरू करते हैं। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए सबसे पहले मिड निकाला। मिड कितना हो जाएगा? 9 प्लस 0/2 डेट इज 4 आ जाएगा। अब 4 वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू से पेयर बन रहा है। 1 और 1 में से आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, 4 से छोटा है। तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें स्टोर करें कि कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। एक पेयर तो मिल गया कि हमारा 0 आ रहा है। 2 और 3 से वैल्यू आई 1। तो चलो एक और वैल्यू मिल गई, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 कर देंगे। अब हम देखेंगे 7 और 10, इससे वैल्यू आई 3। तो ये भी 4 से छोटी है, 3 लेस देन 4 है। तो हम एक और काउंट बढ़ाते, तो यानी हमारी काउंट की वैल्यू आ गई 3। हम क्या कर रहे हैं, काउंट को कंपेयर कर रहे हैं पेयर से, कि हमें मिल गए काउंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए पेयर से। अगर मुझे काउंट वैल्यू से ज़्यादा पेयर मिल गए, यानी कि हमें 2 पेयर चाहिए थे, हमें 3 मिल रहे हैं, तो अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है मिनिमम वैल्यू 4 है। ओके। और जब ये मिनिमम वैल्यू अभी के लिए मैंने स्टोर कर ली, लेकिन फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मुझे और छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं कहाँ शिफ्ट करूँगा? अपने एंड को मिड से एक कम शिफ्ट करूँगा। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं कहाँ आ गया? अब मेरी मिड की वैल्यू एंड हो जाएगा मेरा 3। एंड की वैल्यू कर दी 3, स्टार्ट की वैल्यू 0 ही है। तो 0 प्लस 3/2 करेंगे तो मिड की नई वैल्यू क्या आ गई? 3/2 यानी 1 आ गई। अब मैं देखूंगा कि 1 वैल्यू से छोटी वैल्यू कहाँ का अवेलेबल है। तो 0 1 से छोटा है, हाँ। तो काउंट की वैल्यू अब की बार हो जाएगी 1। 1 1 से छोटा है बराबर है, हाँ, तो एक और 1 जुड़ गया। लेकिन 3 1 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू है। तो अब यहाँ पे कंपेयर वापस करूंगा तो मैं देखूंगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यानी जो मेरा मिड की वैल्यू है वो हमारा आंसर जाएगा। तो रिजल्ट में मैं 1 डाल सकता हूँ, और रिजल्ट में एक बार 1 डाल दिया तो अब मुझे क्या करना है? मैं वापस से एंड को मिड -1 करूंगा। और जब मैंने एंड को मिड -1 किया, अब की बार फिर मिड हमारा 1 से हट के 0 पे आ गया। और जब ये वैल्यू 0 हो गई और हमारा स्टार्ट भी 0 है, तो हमारा जो बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है वाइल लूप में, कि जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए, तो वो ट्रिगर हो गई। तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट 1 हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर लगा हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। बट ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम लीनियरली देख रहे थे कि हाँ यार 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इंक्रीज करके। बट हमें जो टारगेट वैल्यू चाहिए हम उस टारगेट के अराउंड ही क्यों ना घूमें। और अगर हमारा सॉर्टेड एरे गिवन है तो बाइनरी सर्च लग जाएगा।
तो हमने वही चीज़ अप्लाई करी है। तो इसको कोड में देखते हैं कि हम एक्चुअल में कर कैसे रहे हैं। तो चलते हैं कोड पार्ट पे। तो कोडिंग पार्ट के लिए सबसे पहले जो बाइनरी सर्च का हमारा टेम्पलेट होता है वो होता है इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, इंट एंड इज इक्वल टू, एंड क्या होगा मैंने आपको बताया था कि नम्स का लास्ट एलिमेंट और नम्स का फर्स्ट एलिमेंट। बट अगर मैं अभी ऐसे ले लूँगा वो तो गलत हो जाएगा, तो उससे पहले हमें सॉर्टिंग भी करनी पड़ेगी। सॉर्ट हो जाएगा नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड करने से हमारा ये अरे सॉर्ट हो गई। एक बार अरे सॉर्ट हो गई तो एन को भी डिफाइन कर लेते हैं वरना फिर गलत हो जाएगा। तो एन क्या है हमारा, एन है हमारा नम्स डॉट साइज। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब बाइनरी सर्च का टेम्पलेट क्या होता है, खानदानी टेम्पलेट है जो कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। फिर आगे मैं क्या करता हूँ, इंट मिड निकाल लेता हूँ। मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा बफर फ्लो ना हो, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो एक्सीड कर जाती है, इसलिए ऐसे लिखने से बफर फ्लो अवॉइड हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि इज वैलिड का कहने का मतलब है जो ये काउंट वाला था ना पार्ट, जो मैंने लिखा था कि काउंट पी के बराबर है ये हम अलग से एक फंक्शन में चेक कर लेते हैं तो ईजी रहेगा बेटर। तो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ नम्स को, पी को, और मुझे पास करना है एन को। एन नहीं, मिड को पास करना होगा ना, मिड से तो पता चलेगा कि वो वैल्यू उसके पास है कि नहीं। तो अगर ऐसा करा तो मैं रिजल्ट में मिड को स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 या जो भी आपको देना कुछ भी दे सकते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम एंड को मिड माइनस वन करेंगे ताकि और छोटी वैल्यू देख सके। लेकिन अगर हमें वहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा, कहने का मतलब ये काउंट की वैल्यू, मतलब हमें दो पेयर मिले ही नहीं, हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला, तो हमें अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमें एटलीस्ट दो पेयर मिल जाए इस केस के अकॉर्डिंग। तो हम अपने स्टार्ट को मिड प्लस वन कर देंगे। और फाइनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिटर्न द रिजल्ट जिसमें हमारा आंसर स्टोर्ड है। तो अब ये इज वैलिड फंक्शन क्या होगा, तो ये इन बुलियन होगा क्योंकि हम इफ में यूज कर रहे हैं। तो इस वैलिड फंक्शन में हमने ये इंट पी वेक्टर पास कर दिया और साथ में हमने पास कर दिया इंट का मिड। अब जब हमने ये पास कर दिया तो हमें देखना है, क्या देखना है, थोड़ा एक मिनट इसको सोचिए और फिर आइए वापस वीडियो पे। सो आई होप यू ट्राइड द क्वेश्चन, लाइक ये पार्ट आपने लिखने की कोशिश करी होगी। तो इसमें सिंपली आप कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, एक काउंट वेरिएबल बना लो जहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कितने पेयर हो गए। और हम स्टार्ट करेंगे वाइल हमारा जो आई है वो लेस देन छोटा है हमारे नम्स डॉट साइज से। और हमें क्या करना है, पहली कंडीशन है कि हमें देखना है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस वन की, वो मिड से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। यस और नो, ये तो हमने यहाँ पे किया था कि मिड से छोटी या उसके बराबर वैल्यू है तो हम उसे काउंट में ऐड कर रहे थे। अगर ऐसा है तो मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर सकता हूँ। और अगर हमने ऐसा करा, प्लस प्लस करा, यानी कि हमें एक पॉसिबल पेयर मिल गया, तो अगर जब भी हमें एक पॉसिबल पेयर मिल गया तो हम अपने आई को दो वैल्यू से बढ़ा रहे हैं कि आई को अब यहाँ मूव करना है। बट मान लेते हैं कि ये जीरो यहाँ पे जीरो की जगह 8 होता जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो हम अपने आई को एक से बढ़ाते। तो कहने का मतलब अगर हमें पेयर मिल गया तो हम अपने आई को दो से बढ़ाएंगे, अगर हमें पेयर नहीं मिला तो हम अपने आई को सिंपली एक से बढ़ा देंगे जो कि है आई प्लस प्लस कर देंगे। एल्स आई को प्लस प्लस करा और फिर वापस से हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब लाइक नम्स आई प्लस वन में से आई माइनस करेंगे तो भी सेम आएगा क्योंकि हमने अरे सॉर्ट कर रखे तो बड़ी वैल्यू हमेशा राइट में होगी, तो एब्सोल्यूट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और फाइनली हम क्या देखेंगे, अगर हमारा, या फिर हम फाइनली रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो ये हमें रिटर्न करना है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग है कि अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू पी है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। इस स्टेटमेंट का सिंपल ये मीनिंग है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इससे करने से भी हमें डायरेक्टली पता चल जाए कि ये सही है कि नहीं। तो अगर यहाँ तक क्लियर है और हम ये सब सही कर रहे हैं तो क्या लगता है चलेगा, लेट्स रन इट। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने आई को डिक्लेयर ही नहीं किया जो कि इंट आई इज इक्वल टू 0 है। 0 से स्टार्ट करें ना, बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स से।
ओके, तो रन टाइम एरर हमें मिला क्यों? तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हम यहाँ पे आई से शुरू कर रहे हैं, तो आई की जो रेंज है वो लास्ट एलिमेंट से कम ही होनी चाहिए, और हम यहाँ पे आई प्लस वन भी कर रहे हैं, तो यानी कि हम आई माइनस वन करें, क्योंकि अगर हम पूरा लास्ट तक जा रहे हैं और उसमें भी प्लस वन करें तो हम आउट ऑफ बाउंड हो रहे हैं, उतनी तो अरे अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए रन टाइम एरर मिला। तो अब ये वर्क कर जाना चाहिए, लेट्स सी। सो या इट्स वर्किंग, लेट्स जस्ट सबमिट इट। सो या इट इज एक्सेप्टेड एज वेल। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम जब भी बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो बाइनरी सर्च के कारण हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एम की आ रही है, अगर एम एलिमेंट्स अवेलेबल है। और यहाँ पे जो इज वैलिड फंक्शन है वो कितनी बार चल रहा है, वो एन तक चल रहा है, तो बेसिकली एन इंटू लॉग एम हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इस केस में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करें तो कांस्टेंट स्पेस में ये हो गया सॉल्व। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बताना कि हिंदी में ज़्यादा वीडियो चाहिए या इंग्लिश में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।